हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज प्रश्नावली 6 का यानी कि छठा चैप्टर का मोस्ट एंड टॉप VVI क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो 2022 एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे थेल्स प्रमेय को। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये क्या है? थेल्स प्रमेय। क्या है? थेल्स प्रमेय। आपसे सवाल किया जाएगा कि ये कौन सा प्रमेय है, तो क्या जाएगा? थेल्स प्रमेय। तो एक ही क्या कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। ये थेल्स प्रमेय। क्या कहने का मतलब है कि त्रिभुज एक है, ठीक है। त्रिभुज के एक भुजा नीचे मान लिया BC है, इसके समांतर DE खींच देंगे तो ये जो अनुपात हो ना, दोनों तरफ से भुजा बटेगा। यानी कि यहाँ से देख रहे हैं कि जो बट रहा है दो भाग बट रहा है। कौन कौन भाग बट रहा है? यहाँ से बटा AD एगो, ठीक है। क्या बटा? AD बटा और नीचे BD हुआ था। AD और BD का अनुपात इधर के AE और EC का अनुपात के बराबर है। मतलब AD BD का अनुपात AE EC का अनुपात के बराबर है। यानी कि AD बटा BD या AE बटा EC क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो यही हमें थेल्स प्रमेय कहता है। क्या कहता है कि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो ये जो भुजा इस साइड का था इस साइड का था क्या होगा? समान अनुपात में विभाजित हो जाएगा। ये थेल्स प्रमेय है। इसीलिए यहाँ लिखे यदि BC समांतर D, इस कंडीशन है कि BC समांतर D खींचेंगे तब ये हो जाएगा, तब AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसमें एक दो और नोट आप समझिए इस चीज़ को। जब भी कहेगा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित किया जाए तो किसका कथन है? तो थेल्स प्रमेय कथन। किसका कथन है? थेल्स प्रमेय कथन है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी रहेगा समांतर की चर्चा रहे, समांतर कोई रेखा खींची जाए तो एक ही अनुपात में विभाजित होता है या समान अनुपात में विभाजित होता है या अनुपातिक होते या अनुपात वाला किसी भी टाइप से टाइप रहेगा सवाल ना, उसका कहेगा ये किसका कथन है? तो किसका हो जाएगा? थेल्स प्रमेय का। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर, पहला चीज है कि समांतर लिखा रहेगा और दूसरा रहेगा अनुपात। अनुपात रहेगा, समान अनुपात रहेगा, अनुपातिक का चर्चा रहेगा तो कथन किसका हो जाएगा? थेल्स प्रमेय का जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि कथन किसका है? थेल्स प्रमेय का है। ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। थेल्स प्रमेय का जस्ट उल्टा है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती। थेल्स प्रमेय का विलोम है लेकिन कथन थेल्स का ही। इसी का जस्ट उल्टा किया, जो पहले पढ़ते हैं ना उसका उल्टा क्या करा है कि त्रिभुज में मान लिए कि एक त्रिभुज है जिसको अगर कोई रेखा ई रेखा खींचने पर ये दोनों समान अनुपात बांटता है ना, तो ये दोनों आपस में समांतर हो जाएगा। हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। थेल्स प्रमेय उसका विलोम लगभग लगभग बराबर है। कैसे बराबर है? ये थेल्स प्रमेय कहता है कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींचेंगे तो समान अनुपात बटेगा, और यही कह दिया कि समान अनुपात बटेगा तो क्या हुआ? समांतर हो जाएगा दूसरे के, तो वह समांतर। इसलिए लिखे यदि AD बटा BD बराबर AE बटा EC है तो BC समांतर हो जाएगा DE। अब थेल्स प्रमेय में समझ गए, उसमें कंडीशन क्या था? समांतर और अनुपात किसका कथन है? तो थेल्स प्रमेय का। अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है। इसमें कंडीशन 3 गो है। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, उसमें भुजा कौन कौन है? तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग योगफल के बराबर है। कंडीशन ये है कि जो त्रिभुज होना चाहिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि जो समकोण के सामने वाला होता है वही मेरा कर्ण होता है। इसका मतलब AC मेरा कर्ण है। तो कहते हैं कर्ण का जो वर्ग होगा ना, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो अन्य दो भुजा मतलब लंब आधार जो बचा हुआ है उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब कर्ण AC है तो AC के स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसी चीज़ को हम अपनी भाषा में क्या लिख दिए है कि यदि समकोण त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC है जो उनमें 20 समकोण है, जैसे ही 20 समकोण हुआ तो सामने वाला AC जो है कर्ण हो जाएगा। तो AC के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए, यानी कि इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। इसी में सवाल घुमा देगा। क्या कहेगा कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो समकोण त्रिभुज होता है। किसका कथन है? तो थेल्स प्रमेय का। कहेगा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है। किसका कथन है? तो थेल्स प्रमेय का। यानी कि समकोण
का चर्चा रहे या एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर रहे, इस प्रकार से चर्चा रहेगा। तो इस प्रकार से कोई भी चर्चा रहेगा ना तो किसका कथन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको पाइथागोरस प्रमेय का चर्चा, किसका हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान रहेगा ये। चलिए अब आते हैं हम अगला, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। विलोम मतलब पाइथागोरस ही है लगभग, लेकिन थोड़ा सा उसका विलोम उल्टा होता है जो हम देखते हैं, ठीक है। यह क्या हुआ, यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने कोण समकोण होता है। समझिए हमें पाइथागोरस क्या कहा है कि जब समकोण त्रिभुज होगा तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल बराबर होगा। ये कह रहा है कि अगर एक भुजा का वर्ग जो है ना, पहला भुजा है, इसका वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो जो पहले भुजा था ना उसके सामने वाला कोण कौन है, बी है, तो ये वाला कोण समकोण होगा। मतलब कि जब भी हम मान निकालेंगे, मान निकालने के बाद जो एक भुजा का वर्ग जो भुजा के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के ऊपर बराबर होगा तो जो पहलका भुजा का वर्ग जो बड़का होता है ना वही बड़का होता है, उसके सामने वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा। अब ध्यान सुनिए, इसमें एक लॉजिक है, पूछा जाता है, कहते हैं कि त्रिभुज ABC में लिखा रहता है कि त्रिभुज एगो ABC है और त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है लिखा हुआ है। तो इसे पूछेगा कौन सा कोण समकोण है, तो जैसे ही AC स्क्वायर के हाथ AC स्क्वायर का मतलब हुआ कि AC सबसे बड़का भुजा है और AC जैसी बजा भुजा तो AC के सामने वाला B बचता है। नामाकरण देखिए, A यहाँ C यहाँ, तो बच गया B है ना, तो B यहाँ आ गया, तो B मेरा क्या होगा, समकोण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, B हो जाएगा जो समकोण त्रिभुज है। क्लियर है, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो B मेरा समकोण होगा। अगर मान ली AB स्क्वायर मिल गया, AB स्क्वायर बराबर और दो भुजा रहेगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB इसमें आ गया तो कोण C समकोण होगा। कहूँ AC स्क्वायर बराबर रहेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC आ गया तो कोण B मेरा क्या होगा, समकोण होगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो बड़का भुजा में आ गया उसके अलावा जो बचा हुआ वही मेरा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है कि दो या सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते। समरूप में आप बारीकी से ध्यान रखिएगा कि समरूप में कहता है कि दो त्रिभुज रहेगा, कहेगा दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, दोनों कोई नहीं, मतलब और सब लिखा रहता है या समानुपाती लिखा रहता है, तो क्या कहिएगा, समरूप होते, क्या होते हैं, समरूप। तो दो या सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। उसी प्रकार दो या सभी वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, दो या सभी वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। इसमें एक झंझट है, नहीं कोई झंझट नहीं, मतलब ये बोला कि समरूप ही है सब में, मतलब सर्वांगसम का चर्चा है ये नहीं है तो टेंशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि दो गो या सभी समबाहु त्रिभुज होगा समरूप होगा, वृत्त होगा तो समरूप होगा, वर्ग रहेगा तो भी समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं मारिएगा, ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा को समांतर होती है, जो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम था। आगे लिखा हुआ दो बहुभुज समरूप होती यदि उनकी संगत कोण बराबर हुआ, संगत भुजाएं समानुपाती। कंडीशन पूछा जाता है कि दो गो जो होता है ना त्रिभुज, उस समरूप कब होगा, दो गो त्रिभुज समरूप होने का शर्त क्या होता है, तो शर्त क्या है कि उसके संगत कोण बराबर हो। कोण क्या हो, बराबर, अनुपाती नहीं, कोण बराबर हो, असंगत भुजाएं समानुपाती। संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती, तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जब समरूप आया तो हम लोग सर्वांगसम की भी चर्चा कर ले हल्का सा। सर्वांगसम में क्या होता है, कोण बराबर रहता है और भुजा ही बराबर रहता है, कोण बराबर है और भुजा ही बराबर है तो वो हो जाता है सर्वांगसम। कोण बराबर हो भुजा बराबर न हो के सिर्फ समानुपाती हो जाए तो हो जाता है समरूप त्रिभुज। क्या हो जाता है, समरूप, ध्यान रहेगा। बराबर हो, कोण बराबर हो, भुजा बराबर है, सर्वांगसम, और कोण बराबर हो, भुजा समानुपाती हो तो समरूप। इसमें हम सिर्फ समरूप का दी क्योंकि समरूप का पढ़ना था, तो यहाँ पर लिखा संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नीचे लिखा हुआ है अगला कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो, समकोणिक का मतलब होता है कि बराबर कोण हो, तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समकोणिक का मतलब हुआ कि दो त्रिभुज या दोनों त्रिभुज के आपसी कोण है ना आपस में बराबर, और जैसे कोण बराबर होता क्या समरूप हो जाएंगे। आगे लिखा हुआ है कि यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो त्रिभुज समरूप होते हैं। कंडीशन दो था ना कि कोण बराबर होता समरूप होगा या भुजा समानुपाती होते क्या होंगे, समरूप होंगे, ध्यान रहेगा। चलिए आगे है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसको कंडीशन समझिए थोड़ा सा। कह रहा है कि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजा के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। मतलब संगत भुजा का अनुपात मान लिए 3 है, 2:3 हमें दे दिया, ठीक है ना। और कह दिया है कि भुजा का अनुपात 2:3 है, तो कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाता है, 2 इसका वर्ग हो जाए, वर्ग मतलब 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9। तो कहते हैं कि जो भी क्या कहते हैं
क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर लिया। अगर क्या लिखा है, यदि दो त्रिभुज समकोणी को समकोणी मतलब बराबर कोण हो तो संगत भुजा का अनुपात जो होता है ना, संगत माध्यिका या संगत समद्विभाजक या शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब भुजा का अनुपात जो होता है ना, भुजा का अनुपात रियलिटी में देखिएगा तो भुजा का जो अनुपात होता है, माध्यिका हुआ, समद्विभाजक हुआ, शीर्ष लंब हुआ, सबका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब भुजा का अनुपात माध्यिका का अनुपात के बराबर है, समद्विभाजक का अनुपात के बराबर है, शीर्ष लंब का अनुपात के बराबर है। अब यहाँ से एक लॉजिक पकड़िए, भुजा का अनुपात, माध्यिका का अनुपात, समद्विभाजक का अनुपात, शीर्ष लंब का अनुपात बराबर है, ठीक है, ये अनुपात बराबर आता है। ऊपर लिखा हुआ कि क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्गों के अनुपात बराबर है, एक मतलब भुजा का अनुपात ये सब बराबर है आपस में, तो इसका भी वर्ग के बराबर ना हो जाएगा। तो इसीलिए हम नीचे लास्ट में लिख दिए है, क्या लिखे है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत शीर्ष लंबों या माध्यिका या कोण समद्विभाजक के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। कैसे हो जाएगा, क्या है कि ये सब है जो है भुजा के अनुपात के बराबर है। अब भुजा का अनुपात ही नहीं इसी सबका अनुपात के बराबर हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात इस सारे अनुपात के वर्गों के योग के बराबर, वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ध्यान रहेगा। चलिए यहाँ तक पूरा क्लियर कर लीजिएगा, जो दिक्कत है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है।